नमस्कार साथियों, आज आप सबका हम फिर से स्वागत कर रहे हैं अपने समसामयिकी भाग 2 में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं। आपको पता है जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 18 भाग थे। आप इन्हीं में से जानते हैं एक भाग 16 है जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, यानी आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान किया गया है। ये किस भाग में है? भाग 16 में है। इस भाग 16 में के तहत कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 330। ध्यान रखिए 330, 331, 332 और 333 प्रमुख रूप से इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है। इसी तरीके से अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 333 में राज्यों में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों की चर्चा की गई है। यह वर्तमान समसामयिकी से इस प्रकार इसका संबंध है क्योंकि अभी हाल ही में संसद में 126वां संविधान संशोधन पारित किया गया है और जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का संसद की लोकसभा में तथा राज्यों के विधानसभाओं में इनका 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस संविधान संशोधन में आंग्ल भारतीयों के लिए भी चर्चा नहीं की गई है। जिस प्रकार 126वां संशोधन किया गया है, इसी प्रकार पहले भी कई संशोधन किए जा चुके हैं, जैसे 8वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन और 62वां संविधान संशोधन तथा 19वां संविधान संशोधन एवं 95वां संविधान संशोधन यानी 95वां। अब 95वां याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है। वर्तमान में 126वां, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी करंट का है। अब इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे। कारण क्या है, पॉलिटी में इससे अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसी प्रकार ये संविधान संशोधन भी बन सकता है तथा भाग 16 भी पूछा जाता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में कितने भाग हैं या फिर स्वतंत्रता के समय कितने या संविधान निर्माण के समय कितने भाग थे, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ये आपका आज का पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे भारत में अभी हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिला दिया गया है या यूं कहें विलय कर दिया गया है, जिसमें दमन दीव एवं दादर नगर हवेली है। इस प्रकार वर्तमान में जो भारत में स्थित थी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई थी, उसी प्रकार अब 2 आपस में मिला दिए गए, इसलिए 9 से घट के फिर से पुनः 8 हो गई है। यह विलय 26 जनवरी 2020 से लागू हो चुका है। आपको पता होगा दादर नगर हवेली और दमन दीव 1961 में भारत में शामिल हुए थे। इसके पहले ये पुर्तगालियों के अधीन थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस विलय से लोकसभा सीटों पर कोई अंतर नहीं आया है। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि दादर नगर हवेली में 1 लोकसभा सीट थी, इसी प्रकार दमन दीव में 1 लोकसभा सीट थी। अब इन दोनों राज्यों का जब विलय किया गया है, उससे एक केंद्र शासित प्रदेश तो जरूर बना है, लेकिन यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 2 हो गई है। तथा इसी प्रकार यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो बंबई उच्च न्यायालय है, यानी इनका क्षेत्राधिकार बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधीन है। इसको भी आप ध्यान रखिए। हाल ही में आपको पता है, जो हम तीसरा टॉपिक ले रहे हैं, कि अभी हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक पर काफी चर्चा हुई है। सभी को पता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर काफी विवाद भी रहा है। अब देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी CAB, जिसे हम सामान्य रूप से अभी विभिन्न आंदोलनों में देखें कैब के नाम से जाना जाता था,
यानी नागरिकता संशोधन विधेयक। यह विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में और इसी प्रकार 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का इसे अनुमोदन प्राप्त हुआ। जब बिल को किसी अनुमोदन प्राप्त हो जाता है या यूं कहें संसद द्वारा पारित कर दी जाती है तो वो बिल ना रहकर उसे एक्ट कहा जाता है। इस प्रकार इसका जो नाम हुआ वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, यानी CAA हो गया। इसका अर्थ है कि CAB अब किसमें परिवर्तित हो गया, CAA में परिवर्तित हो गया। इसमें यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया। इसी प्रकार हम कहते हैं यदि अब CAA का प्रभाव विशद रूप से भारत के नागरिकों से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिए, CAA का संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान यानी 3 देश, कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर, ध्यान रखिएगा, धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं या प्रताड़ना के शिकार हुए हैं और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके बस गए हैं, उन कुछ धर्मों के जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई यानी 6 धर्म हैं। ध्यान रखिए, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। यानी 3 देश और 6 धर्मों को इसमें नागरिकता की बात कही गई है। यह विवाद का विषय भी रहा है, यानी विभिन्न आंदोलनों का प्रमुख कारण भी रहा है। आगे चलते हैं। इसी के तहत इसमें 2 जगह अपवाद भी है, जैसे 6वीं अनुसूची में जो राज्य शामिल किए गए हैं जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा मिजोरम। ध्यान रखिएगा, 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन पर यह लागू नहीं होता है। इसी तरीके से इनर लाइन परमिट वाले इलाके जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम पर भी यह लागू नहीं होता है। इसका CAA का सबसे जो वृहद हम इसका अपवाद देखते हैं या इसके लिए विरोध देखते हैं वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में ही देखा गया है। आगे चलते हैं, यानी इस पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन यही है, CAB का फुल फॉर्म क्या है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन विधेयक। इसी को जब हम संसद क्या होता है आपको पता है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। जब तीनों आपस में मिलते हैं तो उसी को हम सामान्य रूप से संसद कहते हैं। जब ये संसद द्वारा पारित हो गया तो ये क्या हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। यानी CAA का फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तथा ये कब कहाँ पारित हुआ आपको मैंने बता दिया है, 9 दिसंबर को लोकसभा में, 11 दिसंबर को राज्यसभा में और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। तो लोकसभा वाला जरूर याद रखिए 9 दिसंबर को तथा राष्ट्रपति का अनुमोदन 12 दिसंबर को। किन देशों पर लागू होता है आपको पता है, 3 देशों पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसी के साथ यह इसका आधार क्या है, तब आप ध्यान रखिएगा, धर्म के आधार पर अगर प्रताड़ित व्यक्ति हैं, यहाँ से आए हैं, तो उन्हें हम भारत की नागरिकता दे देंगे। आगे इसी पर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से धर्म शामिल हैं, तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई यानी 6 धर्मों, 3 देश और 6 धर्मों की बात की गई। इसके अपवाद कौन हैं, तो 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य तथा इनर परमिट वाले इलाके इसके अपवाद स्वरूप है। इसी बिल में एक और चर्चा की गई है कि पहले भारत में जो रहने की अवधि थी कि हमें नागरिकता अगर किसी को देनी है तो 11 साल भारत में रहा हो, लेकिन इसे अब बदल के कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। इसका अर्थ है यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष लगातार भारत में रह रहा है तो उसे भारतीय संविधान अब नागरिकता प्रदान कर देगा। तो इस संविधान संशोधन द्वारा इतने परिवर्तन किए गए हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कि मनाली को लेह से, मनाली कहाँ, हिमाचल प्रदेश, लेह कहाँ है आपको पता है, लद्दाख एक राज्य बना है, उसी की राजधानी लेह है। यानी मनाली को लेह से जोड़ने वाली 8.8 किलोमीटर लंबी एक निर्माणाधीन सुरंग है जिसका नाम
अटल टनल रखा गया है। ध्यान रखिएगा, अटल टनल यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है। इसका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि जो मनाली लेह के मध्य की दूरी है वो वर्तमान में 46 किलोमीटर कम हो जाएगी इस सुरंग के बनने से। मई 2020 में इसके शुरू होने की संभावना थी, पर अभी शुरू नहीं हो पाई है। हाँ, जो हमारे मनाली से हम जब लेह जाते थे तो 6 महीने रास्ते बर्फबारी के कारण जमा रहता था, यानी हमारे लिए वो बंद हो जाता था। परंतु इस सुरंग के बनने से इसका सामरिक महत्व यही सबसे बड़ा हो जाएगा कि ये सभी मौसमों में यानी 12 महीने चालू रहेगी। यह सेना एवं सुरक्षा की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। यानी कौन सी टनल? अटल टनल। किसको जोड़ती है? मनाली को लेह से जोड़ती है और ये 8.8 किलोमीटर लंबी है तथा 46 किलोमीटर की दूरी को यह कम कर देती है और यह 12 महीने, वर्ष के 12 महीने ये चलती रहेगी। अगले टॉपिक की ओर है। आपको भी हाल ही में पता हुआ नया क्वेश्चन है कि जनरल विपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फुल फॉर्म क्या है? सीडीएस का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी भारत का पहला सीडीएस कौन है? जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया गया है। यह इस प्रकार विपिन रावत देश के पहले सीडीएस हैं। इसी के साथ सरकार ने सैनिक मामलों के विभाग के गठन का भी निर्णय लिया है। यानी सीडीएस अभी गठित किया गया था और इसी के साथ सैनिक मामलों के विभाग के गठन का भी फैसला लिया गया। अब सैनिक मामलों के विभाग का गठन जब किया जाएगा तो इसके जो प्रमुख होंगे वो यही सीडीएस अर्थात अभी जनरल विपिन रावत ही होंगे। अब ये सीडीएस ही तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होंगे। ऐसा नहीं है कि जो सैन्य प्रमुख हैं वो रक्षा मंत्री को सलाह नहीं देंगे, वो अपनी सलाह जारी रखेंगे, लेकिन सीडीएस इन तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय का एक नया द्वार खोलेगा। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बीओ की दृष्टि से कि सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमने ऊर्जा उत्पादन से लिया या ऊर्जा से संबंधित किया है। आप जानते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के 2 स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो हैं जिनको हम लगातार नवीनीकरण जिनका हम करते रहते हैं, जैसे पवन ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं, लगातार प्राप्त करते रहें। इनका ना तो कोई पर्यावरण से प्रदूषण होता है और ना तो ये समाप्त प्राय हैं। जैसे ज्वारीय ऊर्जा, ओटेक ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब कैसे हैं? ये सब नवीकरणीय हैं। तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो समाप्त प्राय होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब कैसे हैं? अनवीकरणीय हैं। इनको ये एक बार हम यूज कर लिए, दोबारा इनका यूज नहीं कर सकते हैं और तथा इन्हें हम दोबारा जल्दी बना भी नहीं सकते हैं। कोयले को हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। भारत की वर्तमान में जो ऊर्जा की मांग है लगातार बढ़ती जा रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा का उत्पादन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। परंतु भारत की प्रतिबद्धता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर लगातार बढ़ता रहेगा। वर्तमान में भारत की जो ऊर्जा क्षमता है वो 3,63,370 मेगावाट है। इस ऊर्जा के उत्पादन में जो सवाल पूछे जाते हैं कि कुल ऊर्जा उत्पादन कितना है, इसमें कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये प्रतिशतता है हम जिसे कहते हैं कुल ऊर्जा उत्पादन 3,63,370 मेगावाट है, इनमें से इसका 1.9% ऊर्जा हम नाभिकीय विद्युत के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा हम 22.7% प्राप्त करते हैं। यानी 100% में 1.9% ऊर्जा हम नाभिकीय विद्युत से प्राप्त करते हैं, जबकि 22.7% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करते हैं। यहीं पर तापीय विद्युत की मात्रा 63.2% हो जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, वो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नवीकरणीय अनवीकरणीय हो गया और दूसरा इनकी प्रतिशत मात्रा के आधार पर 2 का पूछा जाता है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा की प्रतिशतता कितनी है, तो 1.9% है, जबकि नवीकरणीय
स्रोत से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वर्तमान में 22.7% ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमारा आज का यानी दूसरा एपिसोड है, दूसरा भाग है। आने वाले समय में अभी आज ही हम एक और तीसरा एपिसोड यूपी का समसामयिक देखेंगे हाल ही में।